नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एजुकेशनल शिक्षा शास्त्र विषय के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं और अपने इस YouTube चैनल का जो टारगेट है वो शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित जो एग्ज़ाम है, NTA नेट का एग्ज़ाम है, उसे हमने ध्यान में रखा है और इसे हम पीजीटी एजुकेशन का एग्ज़ाम जो आता है उसको हमने टारगेट में रखा है और इससे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कवर होते हैं उन एग्ज़ाम्स को हम लोग कवर करते हुए अपने कंटेंट को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अपनी इस सीरीज में हम सभी इस समय एजुकेशनल रिसर्च के टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर में एजुकेशनल रिसर्च के टॉपिक के एक इम्पॉर्टेंट टर्म या इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण कहते हैं। तो आइए आज के अपने लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये देखने का प्रयास करते हैं। तो आज अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर यानी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण आखिर होता क्या है। दूसरा, हमारे अनुसंधान कार्य में, हमारे रिसर्च वर्क में आखिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है हमारे अनुसंधान के कार्य में, हमें क्यों साहित्य पढ़ने चाहिए। और तीसरी बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भी हमें लिटरेचर मिलता है वो मोस्टली हमें कहाँ से मिलता है, वो लाइब्रेरीज से मिलता है और आखिर लाइब्रेरीज से कोई भी हमें इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है वो कैसे करेंगे, वो भी हम अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और लाइब्रेरीज में बुक्स को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है वो भी हम अपने लेक्चर में देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और कौन कौन से ऐसे रेफरेंस मैनुअल हैं जहां से हमें अपने एजुकेशन सब्जेक्ट के कंटेंट मिलते हैं। और आखिरी में हम सभी देखेंगे कि आखिर यदि आप फिजिकली या प्रैक्टिकली जब लिटरेचर्स का रिव्यू कर रहे होते हैं तो आपको एक जो लिटरेचर है उसकी रिव्यू करने के बाद जो रिपोर्ट बनानी होती है उस रिपोर्ट में आखिर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये काम तो आपको पीएचडी अगर आप कर रहे होंगे तो आपको कोर्स वर्क के दौरान अगर आप पीएचडी करेंगे तो भी आपको कोर्स वर्क के दौरान आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा और कम से कम 20 से 25 या कोई भी प्रोजेक्ट आप करेंगे या कोई भी रिसर्च आप करेंगे तो आपको लिटरेचर रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसमें 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है उस 6 मंथ के कोर्स वर्क में आपको कम से कम 20 से 25 अपने टॉपिक से, या जब भी टॉपिक अगर नहीं भी मिला होता है तो जो भी शोध प्रबंध हैं, जो भी थीसिस हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ता है, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर हमें सबमिट करनी होती है अपने डिपार्टमेंट। तो आखिर जब आपको वो लिटरेचर पढ़ना है तो किन किन बिंदुओं में आप उनको कवर करेंगे वो भी अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आपको जानकारी है और फिर से मैं बता देता हूँ कि शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन के नाम से एक पुस्तक लॉन्च हो चुकी है मार्केट में और इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीजीटी एजुकेशन के लिए ये एकदम रामबाण बुक है और इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट की ये एक बेस बुक भी आपके लिए बन सकती है जो आपकी तैयारी की एक अच्छी आधारशिला का निर्माण करेगी। इसमें जो भी टॉपिक कवर किए गए हैं उनके बेसिक से लेकर जो हायर तक के टर्म हैं उन सबको कवर करते हुए आगे इसमें कवर किया गया है। तो ये बुक आपके सेफ में होनी चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और अच्छी बुक साबित हो सकती है। इसे आप अमेजॉन या ड्रीम बुक के वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग कवर करते हैं। तो पहले तो इसको जो लिखा है जरा एक बार देख लेते हैं, फिर आपको मैं प्रैक्टिकली बात को समझाऊंगा कि कहा गया है कि कोई भी प्लान्ड रिसर्च वर्क अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करके ही आप अपने रिसर्च वर्क की एक अच्छी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि तैयार कर पाते हैं।
और संबंधित साहित्य से आखिर मतलब, साहित्य मतलब आखिर होता क्या है। तो साहित्य का जो पहला अर्थ हमारे दिमाग में आता है वो बुक्स आती हैं हमारी, जो मैगजीन या पत्र पत्रिकाएं हैं वो उनको हम कह सकते हैं, जो भी विश्वकोश हैं, जो भी डिक्शनरीज हैं उन, और प्रकाशित और अप्रकाशित, प्रकाशित और अप्रकाशित जो हमारे अनुसंधान या रिसर्च थीसिस हैं, या जो हमारे पत्रक हैं, विचार विमर्श हैं, शब्दकोश हैं, या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब या अन्य कहीं से भी आपको जो सूचना मिल रही है वो सभी आपके संबंधित साहित्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो एक बात अब आप यहाँ पर समझिए कि आखिर इसको एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो मैंने जब आपको बताया था कुछ बातों को बार बार आपको देखना ही पड़ेगा, उसको हम देख लेते हैं कि रिसर्च करते समय हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं, और टॉपिक डिसाइड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन ये जो काम है, कौन सा, ये जो काम अभी हम करने वाले हैं, साहित्य का सर्वेक्षण, जो हमारा साहित्य का सर्वेक्षण है, यानी जो हमें किताबें पढ़नी है, वो पुस्तकें पढ़नी है, तो क्यों पढ़नी है, इस बात का अगर हम आपको जवाब दें तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि आखिर संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है। तो आपको जवाब देना चाहिए कि हमारे या किसी, यहाँ पर किसी शब्द रखा जाए, कि हमारे या किसी शोध शीर्षक, हमारे शोध शीर्षक, हमारे शोध शीर्षक से संबंधित, सबसे पहले क्या है, हमारे, अभी बताता हूं आपको, हमारे शोध शीर्षक से संबंधित साहित्य या दस्तावेज का अध्ययन, हमारे शोध शीर्षक से संबंधित साहित्य या दस्तावेज का अध्ययन। ठीक है, अब आपने ये डिसाइड किया है संबंधित साहित्य का अध्ययन होता क्या है और क्यों करते हैं। आपने ये डिसाइड किया है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च वर्क करना है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या करना है, अनुसंधान करना है। अनुसंधान का अर्थ होता है नवीन ज्ञान का सृजन करिए, या फिर आप क्या करिए, नवीन ज्ञान का सृजन करिए, नवीन ज्ञान का सृजन करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वर्तमान ज्ञान है, उसे आप और अपडेट करिए, वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, या जो अभी तक लोगों को पता था उसमें कुछ अपडेट आप कर दीजिए। ये आपको, तभी आपका काम अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक धुंधली इमेज है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। अभी आपका टॉपिक डिसाइड मान लीजिए नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आपकी हाइपोथेसिस नहीं बनी हुई है। तो अगर आपने अभी तक टॉपिक डिसाइड नहीं भी किया है और आपका मूड है, एरिया डिसाइड अगर आपने कर लिया है, तो अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन मान लीजिए अभी आपने कोई भी एरिया डिसाइड नहीं किया है। अनुसंधान के क्षेत्र क्या होते हैं, मैं पूर्व के लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो शिक्षा के क्षेत्र हैं वही अनुसंधान, शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र आपके शिक्षा दर्शन हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, है ना, शिक्षा समाजशास्त्र हो गया, प्रबंधन प्रशासन हो गया, कुछ भी आप जो शिक्षा से संबंधित हमारे जो पेपर हैं वही हमारे शिक्षा के क्षेत्र है। अब आपने अपना कोई भी टॉपिक मूड बनाया है कि मान लीजिए आप स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित आपको साहित्य या दस्तावेज को पढ़ना पड़ेगा। अब इस साहित्य और दस्तावेज, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न आपसे किसी ने पूछा कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, तो आपने जवाब दिया कि शोध शीर्षक से संबंधित साहित्य या दस्तावेज का अध्ययन करना संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण कहलाता है। तो दूसरा प्रश्न आपका बना कि आखिर साहित्य में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो साहित्य में आपका पहला जवाब होगा कि जो भी हमारा टॉपिक हम अपने मन में बना रखे हैं, मान लीजिए स्वामी विवेकानंद को बना रखा है आपने कि उनके शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना है, तो उनसे संबंधित हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उनसे संबंधित हमें पत्र पत्रिकाओं का, हमें रिसर्च पेपर का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आप
मैगजीन इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें और क्या है, इसमें मेन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको शोध प्रबंध का मतलब क्या होता है कि जो अभी तक इसमें रिसर्च किया जा चुका है, आपसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च किया है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने जो शोध शीर्षक डिसाइड किया है उससे संबंधित आप किताबें पढ़े, आपने पत्रिकाएं पढ़ी, उससे संबंधित आपने शोध प्रबंध पढ़ा, तो शोध प्रबंध पढ़ते समय आपको ये पता चल जाता है कि अभी तक स्वामी विवेकानंद के बारे में इन बातों पर काफी अध्ययन किया जा चुका है, और रिसर्च या थीसिस के अंतिम पक्ष में एक बात भावी अनुसंधान हेतु सुझावों में ये लिख दिया जाता है कि मेरी श्रम और साधन की क्षमता के आधार पर मैंने अपने टॉपिक के इन बिंदुओं पर अध्ययन किया है और अभी भी इस टॉपिक से संबंधित इन बिंदुओं पर अध्ययन किया जाना शेष है, तो आगे इन बिंदुओं पर भी अध्ययन किया जा सकता है। तो जो शोध प्रबंध पढ़ते हैं, तो शोध प्रबंध पढ़ने से आपको ये पता चल जाता है कि आखिर अभी तक आपकी रिसर्च टॉपिक से कितने कितने काम अभी तक हो चुके हैं, और आपको जितना काम हो चुका है उनमें से कौन कौन चीजें नहीं हुई हैं, उन्हें आप अपना रिसर्च टॉपिक भी बना सकते हैं। तो इसीलिए बात आती है कि संबंधित साहित्य का जो सर्वेक्षण है वो हमें अनुसंधान के लगभग हर चरण में करना पड़ता है। लगभग हर चरण में आपको संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण तो करना ही पड़ेगा। बस एक प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है कि किस स्टेप में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना बहुत प्रासंगिक नहीं रहता। ठीक है, तो वो तब नहीं रहता जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। जब जो हमारा डेटा एनालिसिस है या डेटा कलेक्शन के समय पर, डेटा एनालिसिस के टाइम पर हमारा संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना बहुत प्रासंगिक नहीं रहता। आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। अपने शोध शीर्षक से संबंधित पुस्तकों को, पत्र पत्रिकाओं को, पूर्व में हो चुके थीसिस को, शोध प्रबंधों को, लघु शोध को पढ़ना ही क्या कहलाता है, शोध शीर्षक संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। संबंधित ना, किससे संबंधित, हमारे शोध शीर्षक से संबंधित, हमारे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड ही लिटरेचर को हम पढ़ेंगे। हम फालतू की किताबें क्यों पढ़ेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम अपने टॉपिक को थ्योरेटिकली कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो अनुसंधान कार्य का काम सिर्फ सूचनाओं का संकलन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया निर्मित करना है कि शोध कार्य प्रारंभ करते ही अनुसंधानकर्ता के सम्मुख विभिन्न प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन से, कि आखिर अनुसंधान समस्या का चयन कैसे करें, समस्या पर क्या क्या और किन किन क्षेत्रों में अभी तक कार्य हो चुका है, इन सभी का उत्तर हमें कैसे मिलता है। दोस्तों अभी बात हो चुकी है कि इन सभी का उत्तर हमें अपने शोध शीर्षक से संबंधित या हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर हम आगे रिसर्च करने वाले हैं, उस क्षेत्र से संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से होता है। अच्छा, एक शब्द और आ रहा बार बार, सर्वेक्षण। तो सर्वे का जो अर्थ होता है वो ऊपर से देखना होता है। ठीक है, तो कई जगहों पर आपको अपने शोध शीर्षक से यानी अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास साहित्य होगा, जो हमारा साहित्य होगा, उसका हमें कुछ जगहों पर क्या करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर हमें क्या करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और कुछ जगहों पर हमें अपने जो हमारा शीर्षक है, जो हमारा टॉपिक है, उससे संबंधित जो लिटरेचर है उसे हमें सरसरी तौर पर पढ़ना होगा। क्योंकि फिर अगर हम पढ़ने जाएंगे तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा और आपका इलाज भी प्रारंभ हो सकता है ना। कैसे, देखो, अगर मान लीजिए थीसिस आप पढ़ने गए और मान लीजिए 400 पेज की कोई थीसिस है या 300 पेज की थीसिस है, मोस्टली दर्शन की थीसिस, फिलोसफिकल जो भी थीसिस है वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं, और इनको एकदम आंखें गड़ा करके आप पढ़ेंगे और आपको 20 पढ़नी है तो लगभग कितनी हो जाएंगी, आपके 8000 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे और फिर आपका इलाज भी कराना पड़ सकता है।
और पता चला दीवारों पर लिखते ना मिल जाओ कहीं, है ना। तो ऐसा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम शोध प्रबंध पढ़ रहे होंगे तो उसे हम कुछ कुछ बिंदुओं के आधार पर ही पढ़ते हैं, बहुत उसमें घुस नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया कि हमें समस्या का चयन और हमारे समस्या से संबंधित क्या क्या काम हो चुका है, किन किन क्षेत्रों पर काम हो चुका है, इस सब का जवाब हमें किससे मिलता है, हमें अपने संदर्भ साहित्य या जो हमारा रेफरेंस लिटरेचर है या जो हमारा रिलेटेड लिटरेचर है उसी के का अध्ययन से प्राप्त होता है। संक्षेप में क्या कहा गया है, अनुसंधान कार्य को शुरू करने से पहले अपने संदर्भ, अपने रेफरेंस या अपने रिलेटेड लिटरेचर का गहन अध्ययन करना हमारा साहित्य संदर्भ साहित्य का पुनरावलोकन कहलाता है। अब आगे देखें तो अभी देखो परीक्षा भी पास करनी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। तो परीक्षाओं में तो कई चीजें आती हैं, परिभाषा से प्रश्न आता है, महत्व से प्रश्न आता है। मान लीजिए आप कोई थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे होते हैं तो उन सब चीज़ों को भी हम इसमें कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको मैं एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको अपने पीएचडी कोर्स वर्क के दौरान आपको क्या करना है, थीसिस की रिपोर्ट बनानी है और जाकर के अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर देनी है, जैसे हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो परिभाषा जॉन डब्ल्यू बेस्ट की है कि व्यवहारिक रूप में क्या कह रहे हैं बेस्ट साहब, व्यवहारिक रूप में संपूर्ण मानव ज्ञान कहाँ मिलता है, पुस्तकों और पुस्तकालयों में मिल सकता है, जिनमें मानव ने अपने प्राचीन अनुभवों को क्या रखा है, संरक्षित और संग्रहित कर रखा है ना। तो किसने कहा, ये परिभाषा किसकी है, तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट की है। संपूर्ण मानव ज्ञान कहाँ मिलेगा, पुस्तक और पुस्तकालयों में, ठीक। किसकी परिभाषा है, ये बेस्ट बात है, और बेस्ट परिभाषा किसकी है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट की है। दूसरी एक परिभाषा है बोर्ग साहब की, WR बोर्ग महोदय की एक दूसरी परिभाषा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है, उस आधारशिला के समान है जिस पर आगे का सारा काम आधारित होगा। यदि संबंधित साहित्य के द्वारा इस नींव को मजबूत नहीं किया गया तो आपका जो वर्क है वो पूरी तरीके से इफेक्टलेस, प्रभावहीन और महत्वहीन होने की संभावना है, और यह भी संभावना है कि वह रिपीट हो जाए, पुनरावृत्त हो जाए, जिससे न किसी नवीन ज्ञान का सृजन हो, ना ही किसी जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें ही कोई हमें नई बात जुड़ने पाए। तो और एक बात और समझ लीजिए, आप कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने 3 साल या 5 साल तक अपनी पीएचडी कंप्लीट करी और पूरा लिख डाला, उसके बाद जब आपका फाइनल वाइवा हो रहा है तो उस दौरान आपसे अगर कोई ऐसा एग्जामिनर पढ़ गया तो उसने कहा कि अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक तो बहुत सारा काम हो चुका है, आपका नया क्या है बताइए, और आप सेटिस्फैक्टरी उत्तर न दे पाए कि हमारा नया क्या है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी पीएचडी रिजेक्ट कर दी जाए और फिर जाके 5 साल करो। आदमी जिंदगी में एक बार घर बनवाता है और जिंदगी में एक ही बार पीएचडी करता है ना। अगर मान लो आखिरी टाइम पर रिजेक्ट हो गई तो फिर इंसान जो है वो खोपड़ी पकड़ लेगा और कह देगा भाड़ में जाए पीएचडी हम करेंगे, है ना। तो ये तो फिर अम्बेडकर जी बन जाइए, वो तो 3-4-5 पीएचडी किए हुए थे, ठीक। वैसे मोस्टली कम लोग ही पीएचडी एक से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए, उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से ये स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि हमारा जो साहित्य है वो हमारे रिसर्च की क्या कर रहा है, हमारी फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा है, शोध की नींव बना रहा है, और किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए अपनी समस्या से संबंधित साहित्यों का अपडेटेड अध्ययन यानी अपडेटेड साहित्य का सम्यक अध्ययन मनन, है ना। या देखो सम्यक शब्द आ गया, सम्यक मैंने आपका बौद्ध दर्शन वाला शब्द है, मध्यम मार्गी। सम्यक अध्ययन मनन करना बहुत गहन नहीं है, सम्यक अध्ययन मनन करना अपरिहार्य होता है, और सुविधा के लिए हमने इनको 2 भागों में बांट रखा, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। अभी इस पर हम बहुत नहीं जाते हैं कि प्राइमरी सोर्स में यही चीजें आती हैं क्या और सेकेंडरी सोर्स में यही आती हैं क्या, वो तो मैंने आपको ऐतिहासिक अनुसंधान जब पढ़ाया था तब ज़्यादा डिटेल में बताया था। फिलहाल यहाँ पर प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत पूर्व अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया कार्य, ठीक है, और द्वितीय स्रोतों में जो भी अनुसंधान हो चुके हैं उन पर जो दूसरे व्यक्तियों ने अपना कोई रिसर्च पेपर दिया है या कुछ और संदर्भ पुस्तक दी है वो सेकेंडरी सोर्स के रूप में आ जाती है, ठीक है। अब अगर कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लें, महत्व क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है या उपयोगिता क्या है, तो अगर आप साहित्य का सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं
तो आपको क्या है कि आप पहली बात तो क्या करेगा, चयनित संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण न केवल शोध कार्य हेतु चयनित शोध विषय वस्तु तथा शोध प्रक्रिया में सहायक होता है, बल्कि यह शोध कार्य के अन्य लक्ष्यों की भी पूर्ति करता है। ठीक है, और संबंधित साहित्य के महत्व को निम्न तरीके से हम सूचीबद्ध कर सकते हैं। क्या पहला क्या है कि अपने अपेक्षित अनुसंधान कार्य को रेखांकित कर सकते हैं। ठीक है, यह संबंधित अध्ययन क्षेत्र में कितने अनुसंधान अभी तक किए जा चुके हैं इसकी जानकारी हमें मिल जाती है, और उसी से अपने अनुसंधान कार्य को हम क्या कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो भी हमारा रेफरेंस लिटरेचर है वो विचार सिद्धांत, अपने लिटरेचर या अपनी पीएचडी के बारे में कुछ विचार बनाने में, व्याख्या, अध्ययन समस्या के निर्माण, इन सब के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरा एक शब्द आता है समस्या का सीमांकन करना, परिभाषीकरण करना, परिकल्पना का निरूपण करना और अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण करना। ये सब भी हम अपने जो पूर्व रिसर्च वर्क हैं उनसे देकर कर पाते हैं। कैसे? कम से कम कोई पीएचडी आपने पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके आपने स्टेप्स को तो देख ही लिया कि आखिर चैप्टराइजेशन कैसे किया जाता है, पहले चैप्टर में क्या लिखा जाता है, सेकंड चैप्टर में क्या लिखा जाता है, थर्ड चैप्टर में, मतलब आप स्टेप तो आखिर कॉपी कर ही सकते हैं, एक फॉर्मेट तो आप ले ही सकते हैं, भले उसका कंटेंट आप न लें और नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप अपने काम में उस पूर्व के लिटरेचर को की सहायता तो ले ही सकते हैं। ठीक है, और समस्या का सीमांकन या परिभाषीकरण क्या होता है वो मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बता दिया है कि हमारे समस्या यानी हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, या माध्यमिक शिक्षा के बालकों की गणित विषय का अध्ययन, तो हमारे हो गए माध्यमिक शिक्षा, और दूसरा क्या हो गया, गणित विषय का अध्ययन करने वाले छात्र, दो चर हो गए। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा। माध्यमिक तो 6 से 12 तक चला जाता है, तो किस क्लास को आप कह रहे हैं वो परिभाषित करिए। ठीक है, गणित विषय भी आप किस क्लास के बच्चे की गणित और कौन सी वाली गणित, इन सबको परिभाषित करना होता है। ये सब हम पुराने रिसर्च पेपर को पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फिर क्या आता है, संदर्भ साहित्य समस्या के समाधान हेतु अनुसंधान की समुचित विधि, मेथड मिल जाता नहीं मिल जाता, अभी मैंने आपको बताया कि मेथड मिल जाता है हमें काम करने का, तो समुचित विधि का सुझाव प्रस्तुत करता है। क्लियर बात, ये बात समझ में आपको आ रही होगी। आप कॉपी में लिखने का हो तो लिख सकते हो और समझने के लिए आप समझ भी सकते हो। जो आपने पुराना रिसर्च वर्क पढ़ा है उससे आपको क्या होगा, अनुसंधान कार्य को समय, श्रम और व्यय की दृष्टि से मितव्ययी बनाकर हम इसे आसानी से व्यवहारिक और संभाव्य बना देते हैं। ठीक है, और इसी बात पर फिर से एक जॉन डब्ल्यू बेस्ट की परिभाषा है, वो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि संबंधित साहित्य की समीक्षा में या खोज या अध्ययन में काफी समय लग जाता है, परंतु इसके अच्छे परिणाम होते हैं, फलदायक परिणाम ही होते हैं, जिससे हमारा कोई भी रिसर्च वर्क रिपीट नहीं होता और हमारा वर्क जो है वो डिस्क्वालीफाई होने की कंडीशन में नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अब ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। आखिर क्या कि आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण होता है। एक लाइन में आपका जवाब होगा कि हमारे शोध शीर्षक से संबंधित साहित्य या दस्तावेज का अध्ययन करना संबंधित साहित्य का अध्ययन करना कहलाता है। साहित्य के अंतर्गत हम पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, विश्वकोशों और पूर्व में किए गए रिसर्च वर्क यानी शोध प्रबंधनों का अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, ये हमने पूर्व में कई बिंदुओं के आधार पर कई पॉइंट्स में इस बात को समझ लिया कि रिपीट नहीं होता है, हमें एक मेथड मिल जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि आखिर हमें क्या क्या कौन कौन से स्टेप हमें अपनी पीएचडी में हमें करने, ये सब पता हमें चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी एक बात आती है दिमाग में कि आखिर ये सब किताबें और ये सब पीएचडी के शोध प्रबंध आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाए तो कहाँ मिले, है ना, तो दुकान पे मिल जाएगा क्या, तो ये दुकान पे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, दुकान पे नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको लाइब्रेरी में या हमारे पुस्तकालय में। ठीक है, कैसे मिलेगा, अब पुस्तकालय तो इसके लिए आपको पुस्तकालय के माध्यम से सूचना के स्रोतों का स्थापन यानी लोकेटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है
कि पुस्तकालयों के माध्यम से सूचना के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की या कोई पीजी लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो होता क्या है कि अनुसंधान जो रिसर्च वर्कर है या जो रिसर्चर है, ठीक है, उसको पुस्तकालयों में पुस्तकें कैसे मिलती हैं और कहाँ कैसे अरेंज की जाती है, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। वैसे लाइब्रेरी साइंस उसने नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो अब जब आप किसी लाइब्रेरी में बुक्स लेने जाएंगे तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या कई जगह तो कई लाइब्रेरी जो बहुत सारे पुस्तकालय हैं वहाँ पर तो पूरी तरीके से प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन उपलब्ध होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ सूचनाएं हमें मिल जाती हैं और उसमें एक नक्शा भी होता है, एक मैप भी होता है। उस मैप में क्या होता है कि आखिर पुस्तकें कहाँ रखी गई हैं। हमारे जो पीरियोडिकल्स हैं, जो हमारे रिसर्च पीरियोडिकल्स हैं, यानी जो आवधिक या समय तिमाही छमाही जो पत्रिकाएं आती हैं वो कहाँ रखी गई हैं, वो पत्रिकाओं का अनुभाग कहाँ पर है, ठीक, रेफरेंस बुक का अनुभाग कहाँ पर है, ठीक है, सेक्शन कहाँ पर है, और हमारा जो स्टडी हॉल है, अध्ययन कक्ष है, वह कहाँ है, विशेष पुस्तकों का विशेष संग्रह कहाँ पर है, माइक्रो कार्ड यंत्र क्या है, और हाथ से लिखे गए ग्रंथ कहाँ रखे हैं, और छोटी पत्रिकाएं कहाँ रखी गई हैं। ये सब प्रिंटेड मटेरियल में या पुस्तकालय में एक मैप होता है, उसमें आपको मिल जाएगा जब कोई अच्छे पुस्तकालय में आप अगर किसी अच्छी लाइब्रेरी में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, ये अच्छा वर्ड होगा क्योंकि लाइब्रेरीज तो आजकल बहुत सारी खुल गई हैं, ठीक, वो वाली लाइब्रेरी में सिर्फ आप पढ़ने जाते हैं, बुक्स आप अपने घर से लेकर जाते हैं, तो उस वाली लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आपको, या कोई संस्थान है, शोध संस्थान है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है को एक पुस्तकालय कोड दे दिया जाता है जिससे वह जहां भी बुक्स रखी हैं उस संचयन स्थान पर या उस कलेक्शन पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आप को बुक चाहिए वो आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, वो आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको उनसे क्या मांगना चाहिए, एक यूनियन सूची पत्र मांगना चाहिए। यूनियन देखो, दें कि ना दें वो अलग बात है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है। अगर आप किसी जगह पढ़ने गए हैं तो वहाँ पर एक तो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप मुंह से पूछ भी सकते हो, ठीक है, बोलने से सब कुछ होता है, पूछ भी सकते हैं कि भाई बुक्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, एक अगर आपको नहीं कोई बता रहा है तो इंस्ट्रक्शन लिखे छपे रहते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ करके उनको समझ सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ। व्यवहारिक में क्या होता है तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल आपको जरूर मिलेगा। तो आप कोई बुक आपको उस लाइब्रेरी में ढूंढे नहीं मिल रही है तो आप क्या मांग सकते हैं, यूनियन सूची पत्र मांग सकते हैं या यूनियन सूची पत्र देख सकते हैं। अब यूनियन सूची पत्र क्या होता है, यूनियन सूची पत्र में जो दूसरे पुस्तकालय हैं उनसे प्राप्त सूचनाओं और संदर्भों की सूची होती है। मान लीजिए, देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कब कहलाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कब कहलाएगा, यूनिवर्सिटी तब कहलाएगा कि कई डिपार्टमेंट चल रहे हैं, है ना, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, लॉ का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट चल रहे होंगे, है ना। तो और हम जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट की क्या होती है, अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है, और एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक या दो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है जहां पर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में टैगोर लाइब्रेरी, और सभी इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है कि यूनियन सूची पत्र में आप क्या देख सकते हैं कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी में उसमें जो बुक रखी है, अगर वहां पर कोई बुक नहीं है तो आपके जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हैं उनमें कौन कौन सी, कहाँ पर बुक कौन कौन सी उपलब्ध है, उसका आपको यूनियन सूची पत्र में डेटा मिल जाता है। अब आपको न दें वो देखने के लिए तो इस पर मेरे ऊपर आप ब्लेम न करिएगा, ठीक। तो वहां से कैसे पुस्तकें मंगाई जाती हैं, तो उसमें आपको इंटर लाइब्रेरी बोरो मेथड है, अंतर पुस्तकालय उधार रीति द्वारा। हाँ, अगर आप उनसे बहस करने की स्थिति में आते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, अंतर पुस्तकालय उधार रीति द्वारा। या आपको कोई मटेरियल मिला और उसको आप घर ले जाना चाहते हैं तो आपको बुक तो या शोध प्रबंध तो आपको देगा नहीं घर ले जाने के लिए, कोई भी थीसिस आपको नहीं देगा घर ले जाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, जितना वहां पर बैठ के लिख पाओ,
अन्यथा हमें उसकी फोटोकॉपी करा लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे भाग हैं या जो हमारे सेक्शन है जहाँ का जो कंटेंट हमें अच्छा लगा, उससे लगा कि हमें अपने भी रिसर्च पेपर में इससे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका आप सारांश या उसका अनुवाद कराने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको पेड करना पड़ेगा और ये सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। मिले ना मिले वो अलग बात है। ठीक है, अब अगला टर्म आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, देखेंगे पुस्तकालय में सूची कार्ड क्या होता है, कार्ड कैटलॉग क्या होता है। तो पुस्तकालय के सभी संग्रह का सूचकांक क्या कहलाता है, पुस्तकालय के सभी संग्रह का सूचकांक पुस्तकालय सूची कार्ड कहलाता है। ठीक है, पुस्तकालय के सभी संग्रह का सूचकांक क्या कहलाता है, जितना भी करेक्शन है उसमें वो क्या कहलाएगा, उसको हम कार्ड कैटलॉग कहते हैं। लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसमें सब कुछ तो होता है लेकिन आखिर क्या नहीं होता। कार्ड कैटलॉग में सब कुछ होगा लेकिन आखिर क्या नहीं होगा, तो इसमें क्या नहीं होता, क्रमवार प्रकाशित आवधिक पत्रिकाएं जो हमारी त्रैमासिक छमाही ये जो पत्रिकाएं होती हैं, ये जो प्रकाशित होती हैं, इनको छोड़कर सभी जो भी पब्लिश्ड आपके पास मटेरियल है, लिटरेचर है, वो सभी इस कार्ड कैटलॉग में, लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग में आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि पुस्तकालय के सभी पुस्तकालय के सभी ग्रंथों के संग्रह का सूचकांक क्या कहलाता है। तो पुस्तकालय के सभी ग्रंथों के संग्रह का सूचकांक सूची कार्ड या कार्ड कैटलॉग कहलाता है। क्या नहीं होता इसमें, तो इसमें आवधिक पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, अब इस सूची कार्ड में क्या लिखा होगा, उसमें क्या, उस कार्ड में क्या होगा, जितनी भी पुस्तक या जो भी है उनके लेखक का, उनका शीर्षक क्या है और उनका विषय कोड क्या है, उसको वर्णमाला के क्रम में डिसाइड कर देते हैं और आप एक कागज की पर्ची में उस चीज को लिखेंगे और वहां पर काउंटर पे दे देंगे और आपको वो चीज वहां से वो उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलो बात समझ में आपको आखिर आ चुकी है। अब कोई दिक्कत, इसको बहुत जल्दी से निपटा लेते हैं। लाइब्रेरी साइंस थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालयों की वर्गीकरण रीति क्या होती है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो थ्योरी पढ़ रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिनको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है, फिर भी आप जान लीजिए यहाँ से कई, अब तो कई ऐसा होता है कि मैंने जब आपको फिलॉसफी पढ़ाई थी तो उस समय पढ़ाते समय मुझे लगा कि ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, मैं इतना डीप में नहीं पढ़ाना चाहिए, और मैंने देखा कि जो चीज़ मैंने छोड़ दी थी कि ये बहुत डीप हो रहा है, और वहीं से आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये समझना कि बहुत डीप हो रहा है तो ये हम लोगों के लिए बेवकूफ़ी होगी, और कंटेंट से संबंधित लगभग सारी चीज़ें हम लोगों को जहाँ तक हो सके पढ़ लेनी चाहिए, है ना। तो इसलिए पुस्तकालय की वर्गीकरण रीति क्या है, पुस्तकों को विधिवत रखने और ढूंढने की प्रणाली बनाई जाती है, और ऐसी प्रणाली, प्रत्येक प्रणाली ऐसी विधि पर आधारित होती है जो तर्क संगत और सूक्ष्मतम विवरण, जो कार्ड कैटलॉग हो उसमें बहुत कहानी ना लिखी हो, सूक्ष्मतम विवरण हो और ढंग से लिखी हो। एक सेमिनार में हम लोग थे तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी के इंचार्ज आए हुए थे, इस पर वर्कशॉप थी। वर्कशॉप के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लाइब्रेरी में लगभग 2 लाख से करीब बुक्स हैं, 2 लाख के करीब किताबें हैं, और जब स्टूडेंट आता है और सर्च करता है तो कहता है किताबें नहीं है काम की। ठीक है, एक भी किताब काम की नहीं, तो कहते हैं बड़ा दुख होता है। दिक्कत किताबें हैं, दिक्कत क्या है, दिक्कत आपके ढूंढने में, आप सर्च नहीं कर पा रहे, तो आपको बुक्स को सर्च करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मेथड क्या होता है कि उस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मेथड में जो भी डेटा है वो काफ़ी तर्कसंगत और मिनिमम डिटेल में उस चीज़ों को दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, राइटर, हमारा सब्जेक्ट, हमारा शीर्षक का कोड, यानी जो हमारा टाइटल है उसका कोड। आपने कई बार किताब बुक्स देखी होगी और बुक्स के इस वाले हिस्से पर, जिल्द वाले हिस्से पर एक कोड लिखा होता है। ठीक है, उस कोड को मान लीजिए आप पढ़ने गए और बार बार कोई शीर्षक मांगते हैं तो सबसे अच्छा वो कोड याद कर लीजिए, E109 ऐसे कोई लिखा हो, मतलब एक मैंने उदाहरण दिया आपको, तो आप छोटा सा अपने पास नोट कर लीजिए E109 वाली बुक हमें पढ़नी है, तो आप यही लिख के दे दीजिए कि भैया E09 कहाँ पर मिलेगी, 109, तो वो आपको सही रास्ता दिखा देगा, है ना। कई बार क्या होता है, एक ही लेखक की
जो बुक है वो पुरानी भी है और नई आई हुई है, तो उसमें फिर वो आपको ढूंढ करके एक बार ला के देगा, दोबारा ढूंढ कर लाने के लिए वो कहेगा कल आना। ठीक, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप जो पढ़ रहे थे, जिस बुक को आपने कल पढ़कर छोड़ा था, वही बुक आप आज पढ़ना चाहते हैं, तो उसका कोड आप नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक, और उस कोड से ही उस बुक को डिमांड करिए। ठीक है, तो लिखा ऊपरी बाएं कोने में या पुस्तक के पीछे सभी पुस्तकों के लिए कॉल नंबर या अक्षर दिया होता है। इस कॉल नंबर का प्रयोग हम पुस्तक को अक्षरों का प्रयोग पुस्तकों को है ना अलमीरा में क्रमवार लगाने में किया जाता है। पुस्तकालय में, ठीक है, अलमीरा में पुस्तकों को क्रमवार लगाने में किया जाता है। और एक वर्ग में पुस्तक यानी जो हमारी बुक है उसका जो राइटर का अंतिम नाम और का पहले अक्षर का अनुसार हम वर्णमाला को अरेंज कहते हैं। जैसे प्रताप सिंह, ठीक है, तो ये सिंह प्रताप के नाम से ये आएगी। ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक, वहां पढ़ते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, फटाफट कवर कर लेंगे। और यहां तक हमने इस बात को कवर किया है। ठीक, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। हाँ, यहाँ पर थे, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में वो डिटेल पूरी दी होती है। उल्टा अक्षर से पढ़ना शुरू होता है, राइटर के लास्ट नेम से स्टार्ट होता है। ठीक, अब कहा गया है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की कौन कौन सी दो प्रमुख विधियां प्रचलित हैं। ये शायद मेरे ख्याल से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डब डेसिमल और कांग्रेस पुस्तकालय। ठीक, अमेरिका के पुस्तकालयों में पुस्तकालय वर्गीकरण की कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक डब डेसिमल और कांग्रेस पुस्तकालय। डब डेसिमल प्रणाली, इस प्रणाली में यह दशमलव प्रणाली है। ठीक है, जिसमें 001 से लेकर 999 से लेकर 1.99 तक हम नंबरिंग करते हैं। और कांग्रेस पुस्तकालय का जो प्रणाली है वह बड़े पुस्तकालयों में बड़ी लाइब्रेरीज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलें। अब आ गई है मेन बात कि आखिर जो हमारा रेफरेंस लिटरेचर है वो हमें रेफरेंस आखिर मतलब ऑनलाइन अगर आपको सर्च करना है और जो भी हमारे ऑनलाइन मटेरियल और जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल वो सब क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, रिसर्चर का पहला पद क्या है? उपयुक्त सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है। और यह व्यवस्थितकरण किस प्रकार करना चाहिए? वह हम कि अध्ययन से ये पूरी तरीके से दिख जाए कि हमने आखिर क्या क्या बात पढ़ ली और हमें आखिर आगे क्या जाकर के खोजना है। ठीक, तो इसमें तीन चीजों को हमें करना पड़ता है। संदर्भ सूचनाओं को हमें नोट डाउन करना पड़ता है, संदर्भ साहित्य में लिखना पड़ता है और हमें एक रिपोर्ट की तैयारी भी करनी पड़ती है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, ये यहाँ पर क्या है। ठीक, अब आप मान लीजिए आपने 10-20 आपको 20 से 25 थीसिस पढ़नी, ये आपका मेन सार है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, एक मोटी सी थीसिस आपने उठाई और मोटी सी थीसिस उठा करके आप अगर एक एक पढ़ना पढ़ते रह जाएंगे तो आप फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक, आपका जो समय है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वो पूरा का पूरा इसी में चला जाएगा, पीएचडी का। तो आप सबसे पहले अपनी रिपोर्ट बनाते समय क्या नाम लिखिए? सबसे पहले अपनी जो भी आप एक पतली सी रजिस्टर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें आपने क्या करेंगे? नंबर 1 पर आप बीच में क्या लिख देंगे? जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसका नाम लिख देंगे और उसके लेखक का नाम लिख देंगे। ठीक है, प्रस्तुत शोध अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक, फिर लिख देंगे प्रस्तावना, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। एक पृष्ठभूमि भी यहाँ पर लिखी होती है, उसको भी नोट कर लेंगे, इन्होंने आखिर पृष्ठभूमि क्या बताई। इन्होंने जो मतलब मान लीजिए अखिलेश प्रताप सिंह हैं जिन्होंने जो पीएचडी की है, इनके रिसर्च का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव आखिर क्या क्या थे वो नोट कर लेना है आपको। फिर आपको ये आपने टॉपिक का नाम और लेखक का नाम नोट कर लिया, आपने प्रस्तावना या पृष्ठभूमि नोट कर ली। शॉर्ट में बहुत एक एक लाइन नहीं लिखनी है, उसको पूरा पढ़िए और उसको अपनी भाषा में समराइज कर दीजिए। उसके ऑब्जेक्टिव नोट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव नोट करने के बाद फिर कौन सा आखिर मेथड उन्होंने रिसर्च का यूज किया है। ठीक है, ये फिलोसफिकल टाइप का शोध है या ये आपका सर्वे टाइप का रिसर्च है या आपका ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक, तो अप्लाइड रिसर्च है, जिस भी टाइप का रिसर्च है तो रिसर्च मेथड जो भी यूज हुआ है, शोध विधि जो यूज हुई है,
ठीक है, क्या शोध विधि जो प्रयोग की गई है उसको आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत शोध प्रबंध के अंतर्गत प्रस्तुत शोध प्रबंध के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे मतलब मान लीजिए फिलॉसफी का कोई है टॉपिक, ठीक है, मैंने आपने कोई विचारक पढ़ा हुआ, ठीक, तो आप इसको कहेंगे कि प्रस्तुत शोध प्रबंध शिक्षा के दार्शनिक पक्षों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के या जो भी आपका टॉपिक है दयानंद सरस्वती के विचारों का अध्ययन किया गया है, जो मूलतः पुस्तकों और ग्रंथों के अध्ययन पर आधारित है, ठीक, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। भाई इतना लिख करके आपको, ये सब पैराग्राफ हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ है। दूसरा ये पॉइंट वाइज हो जाएगा, शोध विधि पैराग्राफ में हो जाएगी। फिर डेटा कलेक्शन, इन्होंने आखिर क्या क्या पढ़ा, अगर सर्वे टाइप का है तो ये आप सीधे बता देंगे कि इनकी पॉपुलेशन क्या थी और इन्होंने पॉपुलेशन में कितना सैंपल लिया है, पॉपुलेशन में कितना सैंपल इन्होंने लिया है। मान लीजिए इनकी पॉपुलेशन पूरे यूपी स्टेट के एडोलसेंट थे और उन्होंने इनमें से इसको भी समराइज कर देना है, डिक्टो लाइन नहीं उतारनी। आपको क्या करना है कि आप अपनी भाषा में कहेंगे कि प्रस्तुत शोध प्रबंध के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किशोरों को प्रस्तुत शोध की जनसंख्या के रूप में परिलक्षित किया गया या लक्षित किया गया, जिसके अंतर्गत यादृच्छिकरण नीति यानी रैंडम सैंपलिंग मेथड के द्वारा इन 5 जनपदों का चयन करके 500 छात्रों का की सैंपलिंग की गई, ठीक है। ऐसे करके लिख करके आपने काम खत्म कर दिया। 2 या 3 पन्ने में खत्म करनी है पूरी रिसर्च एक शोध प्रबंध की, ठीक है। गाथा मत लिखनी, जब 400 पेज की लिखोगे तो फिर पागल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी आपने रिसर्च यूज किया है उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन सा लगा है इन्होंने, उसको आप लिखेंगे। अगर फिलोसफिकल टाइप के रिसर्च होंगे तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स होगा ही नहीं, तो आपको वहाँ पर उसका वर्णन करना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सर्वे टाइप का आपने अध्ययन किया है तो उसके आपको रिसर्च के जो टूल्स हैं, ठीक है, क्वेश्चनर उन्होंने लिया था या उन्होंने रेटिंग स्केल ली थी, ठीक है, उस पर उन्होंने कौन कौन से स्टैटिक्स लगाई है उसको भी आप यूज कर लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे कि निष्कर्ष आखिर उसका क्या निकला हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण काम निष्कर्ष आपने, और आप आखिरी में ये लिखना आपको पड़ेगा कि स्टडी क्लोज टू योर रिसर्च। हम आपका जो मन मस्तिष्क में, आप मान लीजिए अभी टॉपिक आपने डिसाइड नहीं किया, ठीक है, टॉपिक तो कोर्स वर्क के बाद ही डिसाइड होगा, फिर भी आपने मन में सोच रखा कि हम इस फील्ड में काम करने वाले हैं, तो आपका जैसे मन है कि आप माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के छात्रों का जो कक्षा यानी क्लासरूम और टीचर अनुपात है उस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, या कोई आपका फिलोसफिकल टॉपिक है, आप स्वामी विवेकानंद के या दयानंद सरस्वती या गांधी जी के या विनोबा भावे किसी के भी दार्शनिक विचारों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये आपने मन में बना रखा है। तो आपने जब वो पढ़ा तो आपने कहा कि इन बातों पर इन्होंने अध्ययन किया है, मैं अपने प्रस्तुत शोध विषय में इन विषयों का अध्ययन करना चाहता हूँ जिसका इन्होंने भी वर्णन किया है, परंतु इनका अध्ययन इतनी बातों तक सीमित है, मैं इन विचारक के इन पक्षों पर भी अध्ययन करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स में आपको अपनी जो रिसर्च जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर की रिपोर्ट बना करके अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होगी। लगभग आपको 20 से 25 रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है। रिसर्च पेपर न कहूँ तो रिसर्च आपको थीसिस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको थीसिस या डिसर्टेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। लगभग कितने, लगभग 20 to 25, तब आपका जो है वो मतलब पढ़ना इतना ही चाहिए, ठीक। बाकी आप सब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका है, वो अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करती हैं। तो फिलहाल जहाँ से हम लोगों ने अपना रिसर्च किया है उसमें हमने इस तरीके से एक रिपोर्ट बना करके अपने डिपार्टमेंट को सबमिट की थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रिसर्च रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्यों करना चाहिए। तो सिंपल सा आधे मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो भी शोध शीर्षक हमने डिसाइड किया है या नहीं भी डिसाइड किया है,
हमारे मन मस्तिष्क में है या धुंधला सा है, तो हम अपने शोध विषय से या शोध शीर्षक से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन जब करते हैं, ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं, वही हमारा शोध शीर्षक कहलाता है। और उन ग्रंथों में हम पुस्तकें पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं और अपने रिसर्च से संबंधित इससे पहले कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, कौन कौन सी पीएचडी लिखी जा चुकी है, उसको भी हम पढ़ते हैं, जिससे ये पता चल सके कि आखिर कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी होना बाकी है। जितना काम होना बाकी है उसी को हम अपने रिसर्च टॉपिक के रूप में ले लेंगे और ऐसे 2-4-5 बिंदु हमें बनाने होंगे। मैंने आपको अनुसंधान समस्या रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ा रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि आप रिव्यू और लिटरेचर करते समय आपको ऐसे 2-4 टॉपिक मिल जाएंगे और 2-4 टॉपिक में से आप अपने गाइड से डिस्कस कर लेंगे, ठीक, कि सर इनमें से कौन सा अच्छा होगा, तो उसमें से आप एक कोई आप उसको सेलेक्ट करके अपना आरडीसी में इसको पास करा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लाइब्रेरी से डेटा कैसे निकाला जाएगा, और आप अगर पढ़कर आएंगे तो आपको आखिर कौन कौन सी चीज़ें भी पढ़नी होगी, उन सब चीज़ों की भी बात हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, बात फाइनल हो चुकी। ठीक, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना था। आगे लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और साथ में बने रहिए। बिल्कुल आपको इस चैनल से आपके एजुकेशन सब्जेक्ट का कंटेंट 100% मिलता है। धन्यवाद। भारत माता की।